टॉप 10 खबरें आपने देखी, उसके बाद आपने हेडलाइंस देखी, अब आप खबरें देखेंगे विस्तार से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आज की बड़ी खबर जो है वो मेरठ से है, जहां पर हॉरर किलिंग की कोशिश की गई है और लड़की के घर वाले बने हैं प्यार के बड़े दुश्मन। भाई ने की है बहन की हत्या की कोशिश, तार तार हुआ है भाई बहन का रिश्ता। प्रेम प्रसंग से नाराज होकर परिजन ग्रामीणों ने बचाई यहां पर युवती की जान। तो प्रेम प्रसंग से परिवारजन नाराज और ये बड़ा मामला हॉरर किलिंग का मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से मामला है। प्रेम प्रसंग से परिवार के लोग नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते लड़की की जान ग्रामीणों के द्वारा बचाई गई है। जान से मारने की कोशिश परिजनों के ऊपर, घर वाले बने हैं प्यार के दुश्मन। मेरठ में हॉरर किलिंग की कोशिश का मामला सामने आया है। महमूदपुर गढ़ी गांव में युवक ने अपने जीजा के साथ मिलकर बहन की गला रेतकर नहर में फेंकने की कोशिश की, लेकिन लोगों के पहुंच जाने से आरोपी उसे गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए। युवती का दूसरी जाति के लड़के से प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते उसके परिजन नाराज चल रहे थे। इसका कहना है कि इसके भाई और इसके बहनोई इसको रास्ते में ले गए और उन्होंने कुछ ब्लेड से इसको घायल कर दिया है। जो घायल अवस्था में आई है, इसका इलाज यहाँ हो रहा है मेडिकल कॉलेज में। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, दोनों भाई और बहनोई के खिलाफ। अब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना किठौर के ग्राम महमूदपुर गढ़ी में जो लड़की घायल अवस्था में मिली थी, उनको भी डॉक्टरों द्वारा खतरे से बाहर बताया गया है और इन्होंने जिनको इस कृत्य में शामिल बताया था, इनके सगे भाई और इनके जीजा को, उन दोनों अभियुक्तों को भी थाना किठौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आज भी हमारे समाज में हॉरर किलिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो काफी शर्मनाक हैं। अफसोस कि वक्त बदलने के साथ लोगों की दकियानूसी सोच नहीं बदल रही है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। पिता का करते मेरे सहयोगी निखिल की तरफ। मेरठ से इस समय मौजूद है। मेरठ को शर्मसार कर देने वाला निखिल ये पूरा मामला है, कैसे उजागर होता है? क्यों प्यार के दुश्मन परिवार के लोग बने हुए हैं? क्यों लड़की की जान लेने के लिए उतारू हो रखे थे और उस लड़की की जान लेने के बाद उसका बर्बरता भी करने की कोशिश की गई है? हर खबर छनकर हमारे पास पहुंची और हर अपडेट हम अपने दर्शकों को मेरठ से आई इस बड़ी खबर पर दे रहे हैं। अब आपसे एक बार विस्तार से समझना चाहेंगे पूरा मामला, कहां से परिवार के लोग इस लड़की के प्यार के दुश्मन हो जाते हैं और उसकी जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं? देखिए कंचन, पश्चिम उत्तर प्रदेश का शायद ये शक्ल बन गया है कि लोग यहाँ प्यार के दुश्मन बन जाते हैं, और खास तौर पर जब ये लड़की का मामला होता है और वो अपने अंतरजातीय या दूसरे समुदाय के युवक से प्यार कर बैठती है, तो ऐसा यहाँ पर इस धरती पर होने लगता है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जिस तरीके से महमूदपुर गढ़ी में ये मामला सामने आया है, जहां एक अंतरजातीय विवाह करने पर लड़की अड़ी हुई थी और उसी बात को लेकर परिजनों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने उसकी हत्या करने की ठान ली। मोटरसाइकिल पर बैठाकर वो उसे नहर के किनारे ले गए और वहां उसका गला रेत दिया, लेकिन इतने पर ही जब लड़की ने शोर मचा दिया तो वहां लोग इकट्ठा हो गए और फिर वहां से उसके भाई और जीजा को भागना पड़ा। न्यूज़ 18 ने ये खबर प्रमुखता से चलाई और प्रमुखता से चलाने का नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने देर रात दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जब इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई तो परिजनों को भी थोड़ी राहत की सांस मिली, क्योंकि सारे परिजन ऐसे नहीं है, जो कई लोग ये परिवार में नहीं चाहते थे कि लड़की के साथ इस तरह का कोई दुष्कृत्य किया जाए, उसकी हत्या करने की कोशिश की जाए, लेकिन दकियानूसी सोच से अभी हमारा समाज उबर नहीं पा रहा है। भाई और जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना किठौर पुलिस अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं लड़की की हालत में अभी थोड़ा सुधार है, हालांकि अभी भी उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है, हालत क्रिटिकल भी है, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर है। जी कंचन। शुक्रिया आपका। जहां आज 21वीं सदी में लड़कियां चांद पर पहुंची हुई हैं, माँ बाप का नाम रोशन कर रही है, ऐसी कोई फील्ड नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर लड़कियों की मौजूदगी ना हो, वहां पर इस तरह से शर्मसार करने वाले मामले भी कुछ सामने आते हैं। मेरे सहयोगी निखिल इस पर जानकारी दे रहे थे और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं उस आलम की, उस जगह की जहां पर इस प्यार के दुश्मन परिवार ने कोई ऐसी हरकत करने की कसर नहीं छोड़ी है जहां से इस लड़की की जान ना जाती हो।
परिवार के लोग, भरा भूरा परिवार जो इस लड़की की जान लेने के लिए उतारू है। हम लड़की की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, विचलित कर सकती हैं आपको लड़की की ये तस्वीरें, लेकिन मेरठ से आता हुआ ये औरत किलिंग का मामला ना सिर्फ मेरठ को शर्मसार करता है बल्कि पूरे देश को शर्मसार करता है। बढ़ते आगे, खबर अगली है अलीगढ़ से, जहां पर एक युवती ने पूर्व मेयर पर छोटी बहन का धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने का आरोप लगाया है। आपको बताएं कि आयशा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है कि छोटी बहन 7 अगस्त से गायब थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसने थाने में सासनी गेट में दर्ज कराई थी। छोटी बहन को पुलिस ने बरामद कर लिया, लेकिन आशिया का आरोप है कि भाजपा की पूर्व मेयर छोटी बहन से मिलने नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्होंने गैर समुदाय के युवक से उसकी शादी करा दी है। हालांकि इस पूरे मामले में मेयर कहता है कि लड़की बालिग थी और उसने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाकर शादी की है। करवाया शकुंतला भारती पूर्व मेयर ने। किससे शादी करवाई है? ऋषभ सुनील बैनवाल के बेटे। क्या कोई जोर जबरदस्ती शादी कराएगी आपको? जी नाम की बिटिया थी जिसने अपनी मर्जी से हिंदू लड़के के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लेकर के शादी की है और उसने हिंदू धर्म के अनुसार आज वो अपने परिवार में चली गई है। लेकिन उसके जो पीयर वाले हैं, कोई क्रिमिनल टाइप का कोई व्यक्ति है, उनका चाचा का लड़का है, वो जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस पर हम परेशान होकर के आज हम एसएसपी साहब से मिले हैं और एसएसपी साहब ने तुरंत आदेश किया है कि जो भी परेशान करे 2-2 लाख के बॉन्ड भरवा करके जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाए। देखिए, थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता हुई थी। थाना शासनी गेट पर 7 अगस्त को एक मुकदमा लिखा गया था अपहरण से संबंधित। उस संबंध में जो पीड़िता थी उसको जो है बरामद किया गया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान, और उसके हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार वह लड़की बालिग है और मजिस्ट्रेट के सामने उसके कथन करवाए गए, जिसमें कि उन्होंने जो स्वेच्छा से जाना बताया। विवेचना इस संबंध में प्रचलित है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसी विवेचना के संबंध में पीड़िता की बड़ी बहन ने जो है स्वयं एक प्रेस वार्ता करके सिविल लाइन क्षेत्र में कुछ इसमें जो आपत्तिजनक कथन दिए जो 2 संप्रदायों से संबंधित है। अब आपको बताएंगे, 2 दिन से लापता लड़की का जो शव है मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार वालों का आरोप है कि रेप के बाद लड़की की हत्या कर दी गई है। वहीं इस पूरे मामले में एक पहलू यह भी सामने आया है कि लड़की ने खुदकुशी की है। परिवार वालों ने एक लड़के के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आजमगढ़ में खौफनाक मर्डर का मामला है। आक्रोशित ग्रामीणों ने आजमगढ़ बलिया राजमार्ग को जाम करके प्रदर्शन किया। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है। अब एक बहुत ही खास खबर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, खास तौर पर दंगे और हंगामे के दौरान सरकारी संपत्ति को और या फिर प्राइवेट संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की जो खैर नहीं है, उसमें एक जो नया तरीका यूपी सरकार ने अपनाया है उसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। संपत्ति का नुकसान करने वाले से वसूली की जाएगी। कर्नाटक ने योगी मॉडल को अपनाया है। सीएम योगी ने उपद्रवियों से संपत्ति क्षति वसूली के लिए 2 ट्रिब्यूनल का गठन किया है। लखनऊ और मेरठ में इन 2 ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। प्राधिकरण का गठन उपद्रवियों के खिलाफ एक ये बड़ा कदम है। जिन जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है वो इन प्राधिकरणों में, इन ट्रिब्यूनल्स में क्लेम कर सकेंगे। प्राधिकरण वसूली कराकर क्लेम सुनिश्चित कराएगी। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने इस तरह के ट्रिब्यूनल का गठन किया है। और आपको बता दें कि उधर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी और इसे जिसके लिए मेरठ और लखनऊ में 2 ट्रिब्यूनल्स बना दिए जाएंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने।
के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह। सर, आप लोगों ने जब लखनऊ में हिंसा हुई तो एक्ट बनाया, पोस्टर छपा, उसके अध्यादेश लाए, अब अधिकरण बनाने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसकी आवश्यकता है। हम लोग ने उस समय भी कहा था कि जो क्षति हो रही है और जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ की है, लोगों की है, और क्षति जो लोग करते हैं उनको हम लोगों ने अरेस्ट भी करा और उनके सब नाम भी सार्वजनिक करे। साथ ही साथ ये है कि उसके लिए एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए जहाँ पे इन चीज़ों का निर्णय होएगा। तो वो देखते हुए अब एक लखनऊ और मेरठ में उसका हम लोग प्राधिकरण ट्रिब्यूनल बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सरकार जो है एक सकारात्मक पहलू की तरह कार्य कर रही है और जो विपक्ष लोग जो चीज़ें उठा रहे हैं उनकी ये नकारात्मक सोच है। कांग्रेस ये कह रही कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे कोरोना का हो, कुछ भी हो, बीजेपी उसे हिंदू मुस्लिम कर देती है। नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम हमें तो दिखा नहीं, मगर हर चीज़ को संप्रदाय करना तो ये कांग्रेस की आदत है, पुरानी आदत है। तो इसलिए वो कांग्रेस उसको संप्रदाय कर रही है। हर चीज़ के अंदर एक न्याय मिलना चाहिए और न्याय उन लोगों से मिलना चाहिए जो जनता के जान माल की हानि करते हैं, जो क्षति करते हैं। क्या ये आवश्यक नहीं है कि इन चीज़ों को रोका जाए? आपको लोकतंत्र के अंदर अधिकार है पूरा का पूरा कि आप एक लोकतांत्रिक तरीके से आप प्रदर्शन करें, आप धरना दें, लेकिन आप किसी की प्रॉपर्टी की क्षति करें वो किसी भी संविधान में वो अनिवार्य नहीं है। तो आपको इस चीज़ के अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। अब कर्नाटका भी उसी रास्ते जा। आपको बताएं, उपद्रवियों से वसूली के लिए योगी सरकार के फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार कोरोना काल में राजनीति एजेंडे के तहत काम कर रही है, कानून व्यवस्था पर सरकार की पकड़ कमजोर है। ये सरकार कोरोना काल में भी सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके ध्रुवीकरण चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बेहतर होता एक अधिकरण बनता जिससे कि हजारों लोग जो उत्तर प्रदेश में कोरोना से काल कवलित हुए हैं और लाखों लोग जो संक्रमित हुए हैं, उनके लिए कौन कौन जिम्मेवार हैं, सरकार के कौन कौन बड़े ओहदेदार जिम्मेवार हैं, एक अधिकरण उनके लिए भी बने और उनसे वसूली हो। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार हत्याएं होती जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय होकर हत्या हो जाती है। ये बताइए, जिस घर का चिराग बुझ जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? छोटी बच्ची के साथ अन्याय होकर हत्या हो जाती है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? इसके बारे में सरकार को अपना पुलिस का इकबाल मजबूत करना चाहिए, सरकार का प्रशासन का इकबाल मजबूत होना चाहिए, सरकार मजबूत होनी चाहिए। इस पे काम कीजिए योगी जी, ये ज्यादा जरूरी है। ये संपत्ति क्षति अधिकरण ये बनता रहेगा, ये बनता रहेगा, ये आपका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन व्यक्ति विशेष का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। प्रदेश सरकार के लिए बहुत मुसीबत है, काम करें तो बातें सुनने को मिलती है, काम ना करें तो बातें सुनने को मिलती है। खैर, आगे बढ़ते आपको बताते हैं, कानपुर से जो बड़ी खबर आ रही है, ओपीडी काउंटरों पर 2 घंटे से बिजली गुल रही है। भीषण गर्मी के चलते मरीजों और तीमारदारों का बुरा हाल रहा है। 2 घंटे बाद सभी को इमरजेंसी के काउंटरों पर भेजा गया और इस समय हैलेट इमरजेंसी में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ पूरी तरह से ध्वस्त। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ओपीडी काउंटरों से जुड़ी हुई है। सीधी खबर ये कानपुर से है। 2 घंटे तक यहां पर बिजली गुल रही है और गर्मी इतनी कि झेलना मुश्किल। मरीजों की हालत खराब, मरीजों को देखने पहुंचे रिश्तेदारों की हालत खराब। 2 घंटे बाद और सभी को इमरजेंसी के काउंटर्स पर भेजा जाता है, लेकिन हैलेट इमरजेंसी में लगी हुई लंबी लंबी कतारें कई सवाल खड़े करती हैं। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं देखा जा रहा। अगली खबर जो है बुलंदशहर से, जहां के खुर्जा में युवा नेता ने फायरिंग करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि ब्राह्मणों को बीमा नहीं हथियार चाहिए। यह युवक अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का ब्लॉक अध्यक्ष युवा नेता है।
तो ये शख्स जो आप देख रहे हैं हवा में फायरिंग करता हुआ, इसका नाम है नमन पंडित। हथियारों को लेकर ये विवादित पोस्ट भी लिखता है। राजनीतिक तस्वीरें भी सामने आ रही है। ब्राह्मणों को बीमा नहीं, हथियार चाहिए, सीधे तौर पर लिखता है। बुलंदशहर के खुर्जा में इसने फायरिंग करते हुए सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड किया है और ब्राह्मण समुदाय का जिक्र करते हुए लिखता है कि उनको बीमा नहीं चाहिए, सिर्फ हथियार चाहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, जहां पर भव्य रामलीला की तैयारियां शुरू होती देखी जाएंगी। दशहरे पर भव्य रामलीला की तैयारी होगी। सांस्कृतिक विभाग ने तैयार किया है प्रपोजल। अक्टूबर में होगा रामलीला का आयोजन। बॉलीवुड के कई सितारे होंगे इस आयोजन में शामिल। रवि किशन भारत की भूमिका निभाएंगे, तो वहीं आपको बताएंगे मनोज तिवारी अंगद का किरदार निभाने वाले हैं। बिंदु दारा सिंह हनुमान का किरदार निभाएंगे। वहीं शहबाज खान जो है रावण का रोल अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। तो अभी टाइम है, कुछ समय बाकी है रामलीला के आयोजन में, लेकिन उससे पहले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भव्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रामलीला की तैयारियां जिसमें किरदार भी तय कर दिए गए हैं। दशहरे पर भव्य रामलीला का आयोजन होगा। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और संस्कृति विभाग ने पूरा जिम्मा उठा लिया है। इस कार्यक्रम का प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। अक्टूबर में होगा रामलीला का आयोजन, जिसमें न सिर्फ बॉलीवुड के बड़े सितारे शिरकत करेंगे और भोजपुरी और राजनीतिक गलियारों से भी बड़े चेहरे बड़े किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। रामलीला के पात्र बनेंगे रवि किशन, भरत की भूमिका हमें निभाते हुए नजर आने वाले हैं। मनोज तिवारी की अगर बात करें तो वो अंगद का कैरेक्टर प्ले करेंगे। मेरी सहयोगी अनामिका और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। अनामिका, अभी तो समय बाकी है, अक्टूबर आना अभी दूर है क्योंकि बीच में सितंबर पूरा है, लेकिन उससे पहले ही इस तरह की अनाउंसमेंट करना, तैयारियां करना, किरदार तय कर लेना और ये बता देना कि ये पूरा कार्यक्रम होगा एक बहुत बड़े लेवल पे होगा, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वैसे तो अक्टूबर में ही हर बार हर साल अयोध्या में रामलीला का मंचन होता है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी होता है, लेकिन जिस तरीके से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया है, उसके बाद से ये दूसरा ग्रैंड इवेंट है जो अयोध्या में जो राम मंदिर का उत्साह है और जो खुशी है उसको 4 गुना बढ़ाएगा। और चूंकि अक्टूबर में प्रोग्राम तो है, लेकिन 2 महीने पहले इसलिए इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर बॉलीवुड स्टार्स के टीवी कलाकारों के आने की बात की जा रही है और बहुत बड़े बजट की बात की जा रही है, तो इसके लिए तैयारियां जो होंगी वो बहुत बड़े पैमाने से की जाएंगी। हालांकि जो प्रस्ताव है विभाग की ओर से, संस्कृति विभाग की ओर से, वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन जिसपे अंतिम मुहर होगी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाई जाएगी। साथ ही साथ इसके लिए क्योंकि अक्टूबर में इतने बड़े बॉलीवुड के कलाकार अगर आके मंचन करते हैं तो लोगों की भारी भीड़ भी होगी। कैसे इस तरीके से इस ग्रैंड इवेंट को आयोजित किया जाए, संपन्न करवाया जाए। अयोध्या में इस अरसे के बाद एक बड़ा मौका आया है मंदिर के भव्य भूमि पूजन के बाद से मंदिर के निर्माण का, और खुशी उत्साह लोगों में जबरदस्त है। तो इसी खुशी उत्साह की लहर में रामलीला का जो मंचन होगा अब वो भी बेहद शानदार होगा, जिसकी तैयारी अभी से दिखाई दे रही है। आज भी इसको लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें जो एक रूपरेखा तैयार की गई है आर्टिस्टों को लेकर के, कैरेक्टर्स को लेकर के, उस पर भी बातचीत होगी। साथ ही साथ जो एक बड़ा बजट खर्च होने वाला है या खर्च करने की बात जो की जा रही है उसकी रूपरेखा पर भी अंतिम मुहर लगाया जाएगा। हालांकि अभी कोविड के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सितंबर का पूरा महीना है, इसको देखते हुए यूपी सरकार अगर बड़ा आयोजन करती है तो बहुत सारे इंतजाम के साथ एहतियात भी बरतने होंगे, जिसको लेकर के लगातार अधिकारी जो है वो मंथन कर रहे हैं। इस पूरे प्रस्ताव का जो प्रेजेंटेशन है वो ऑलरेडी दिखाया जा चुका है मुख्यमंत्री को विभागों की तरफ से, लेकिन अभी सिर्फ रणनीति तैयार हुई है, कार्य योजना तैयार हुई है, इस पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है। मुख्यमंत्री बिल्कुल, रणनीति तो तैयार कर ली गई है अनामिका, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि कोरोना काल चल रहा है। अभी कहा जाता है कि अक्टूबर जो होगा वो पीक होगा आने वाला समय, लेकिन उससे पहले ये बड़ा अनाउंसमेंट, बड़ी जानकारी देना और भव्य ग्रैंड एक आयोजन कर रहा रामलीला में, और कोरोना काल में वो भी, तो कई सवाल भी खड़े करता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।